नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग सक्सेना और तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो शख्सियत में। जी हाँ, हर कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं किसी न किसी शख्सियत से। आपके बीच ही मौजूद ऐसी एक शख्सियत जो अपनी अपने क्षेत्र में कोई उम्दा काम कर रहे हैं। लगातार हमने आपको हर एपिसोड में मिलवाया है ऐसी ही किसी न किसी शख्सियत से, ऐसी ही किसी हुनरमंद इंसान से। तो आज इस कड़ी में हम जिससे आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सबसे अहम बात, एक बहुत ही उम्दा लेखक भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कानपुर की आन बान शाम मृदुल कपिल जी की। मृदुल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि मृदुल कपिल जी एक लेखक के तौर पे बहुत ही फेमस हैं और देखा जाए तो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं। बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो आपके आसपास मुद्दे हो रहे हैं उन पर भी ये चर्चा करते हैं और वो भी बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में। मृदुल जी, अनोखे अंदाज में आप काम करते हैं, अनोखे अंदाज में आप नज़र आते हैं। आपकी जो किताबें हैं, जो रचनाएं हैं, अगर मैं बात करूं कानपुर से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपने जो कानपुर पे बेस्ड कुछ किताबें आपने लिखी हैं। एक किताब जो आपने सबसे अहम लिखी है कानपुर की घातक कथाएं, वो बहुत ही फेमस रही। उसके बाद अभी आप बिकरू कांड पर भी एक देखा जाए तो किताब भी लिख चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दूं कि एक फिल्म भी आप लिख रहे हैं। तो कैसे शुरुआत हुई आखिरकार इस देखा जाए तो क्षेत्र के बारे में? अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जेएमडी का धन्यवाद कि उसने मुझे इस पे मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। देखिए, अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर मेरे लिए एक ऐसा स्थान, एक ऐसा मुकाम रहा जिसने मुझे पहचान दी। मैं आपको बताऊं, मैं कानपुर का रहने वाला नहीं हूं। मेरा मूल निवास रायबरेली है। अब के लगभग 12 साल पहले मेरा कानपुर आना हुआ था और मुझे लगता है कि आज तक मैंने जो कुछ खोया और पाया वो इसी शहर में खोया पाया। प्यार, मोहब्बत, नाम, बेईमानी, सब कुछ इसी शहर से सीखा जाना। तो जब मैंने कानपुर को देखा और समझा तो मुझे लगा कि बहुत कुछ ऐसा है कानपुर में जो उस फलक तक नहीं आया जिस पे आना चाहिए। उसी संघर्षों की दास्तानों को लेकर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने कानपुर की घातक कथाएं, जिसका भी आपने जिक्र किया, वो लिखा। कानपुर की घातक कथाएं 15 कहानियों का एक संग्रह है और जिसका पूरा का पूरा मिजाज निखालिस 24 कैरेट कानपुरिया है। उसके पात्र, उसकी घटनाएं, उसकी भाषा बोली, सब कुछ निखालिस कानपुरिया। क्योंकि मैंने एक शेर पढ़ा था, कानपुर के लिए था, बहुत अच्छा शेर लगता है कि बागे जन्नत से कम नहीं है फिजाए कानपुर, मुर्दा भी जी जाए जो खाए हवाए कानपुर। क्या बात। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यहाँ की तो हवाएं ऐसी हैं कि जिंदा आदमी मुर्दा हो जाए। लेकिन फिर जब धीरे धीरे जाना तो मैंने देखा कि जो कानपुर हम लोग देख रहे हैं ये बाहरी आवरण है। इसके अंदर जो जिंदा दिली जो है, जो हुनर है, वो शायद हम लोग नहीं देख पाते। तो इसी को लेकर लगातार हम लोग कानपुर पे काम करते रहे। कानपुर की घातक कथाएं एक आई, इसके बाद 2 आने वाली है और साथ ही साथ जब जिसका आपने जिक्र किया बिकरू कांड, चूंकि उसने कानपुर को मैं बहुत बड़े स्तर पे बदनामी दी, मैं नामी तो नहीं कहूँगा, बदनामी दी। तो मुझे लगा कि कानपुर जो है, जैसा कि उस टाइम पे एक ट्रेड चला था विकास दुबे को लेके कि ब्राह्मण और सारी चीजें या उनकी शान, तो मुझे लगा नहीं, ये गणेश शंकर विद्यार्थी हर्षद मोहानी का शहर है, तो इसमें हकीकत जो है वो सामने लाई जाए। इस वजह से मैं कानपुर वाला नाम से नॉवेल लिख रहा हूँ, उपन्यास लिख रहा हूँ, जल्दी आएगा। और उसी पे आधारित कहानी हनक जो फिल्म के रूप में आप लोगों तक चल जाएगी। मृदुल जी, सबसे अहम बात यह है कि जैसा आपने बात की कानपुर की पृष्ठभूमि की, यहाँ की भाषा की, यहाँ की बोली की, कि यहाँ पे एक जिंदा दिली है और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो कानपुर की भाषा फिल्मों तक पहुंच गई है, सीरियल्स तक पहुंच गई है। तो आखिर ये ट्रेंड जो जारी हुआ है कानपुर की भाषा को अपनाने का, लगता नहीं आपको कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या फिर अब आपको लगता है कि हाँ कुछ एक अपनापन सा महसूस हो रहा है? हाँ, देखिए, मुझे जहां तक मैं सिनेमा को समझ पाया अभी तक, क्या होता है कि ट्रेंड बदलते रहते हैं। पहले आप देखते थे मैक्सिमम शूटिंग लोग जाके हांगकांग, सिंगापुर, न्यूयॉर्क में करते थे। धीरे धीरे वो बदला, फिर आपके मुंबई और बड़े शहरों में ट्रेंड हुआ। इसके बाद जो मूवमेंट हुआ वो 2 टियर सिटीज की तरफ हुआ, लाइक बरेली, बनारस, कानपुर। अभी कानपुर पे देखे तो जैसे बाला आपकी हुई, एक बहुत बड़ा सुपर हिट वो रहा। इसके साथ साथ कानपुरिया आई और भी बहुत सारी पिक्चरें आई और भी कई सारे भी फ्लोर पे हैं जो कानपुर पे आधारित है। क्योंकि जो दर्शक वर्ग है हिंदी वर्ग का, जो वो जब अपने फ्लेवर में मुझे लगता है चीजें देखता है तो वो उसको बहुत पसंद करता है। लेकिन सवाल ये कि क्या अभी भी हम कानपुर को 100% उसी अंदाज पे दिखा पा रहे हैं जैसा वो हो? अगर आप सारी पिक्चरों को देखिए, बाला को देखिए, बाकियों को देखिए, तो सिर्फ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको लेके, कुछ शब्दों को लेके ही हम पूरा कानपुर दिखाने की कोशिश करते हैं। या भाभी जी घर पे है, या ऐसे जो भी सीरियल्स हैं उनको भी देखिए, कुछ पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस और कुछ शब्द, हालांकि वो कानपुर नहीं है।
मुझे लगता है कि अभी प्रयास होने चाहिए और कानपुर को जो गहराई से एक्चुअल में सच्चा कानपुर है वो सामने आना चाहिए। उसके लिए क्या है कि मुझे लगता है उसके लिए कोई मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से आके कानपुर को उतने अच्छे से नहीं दिखा सकता है और ना ही कानपुर को एक दिन में समझ सकता है, क्योंकि कानपुर एक शहर नहीं, एक जीवन शैली है। उसके लिए जब तक आप कानपुर की मिट्टी से जुड़ेंगे नहीं, चाय पान की दुकान पे खड़े होकर आप बातें नहीं बनाएंगे, तब तक आप कानपुर को नहीं समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानपुर को दिखाना चाह रहे हैं। जल्दी ही एक बेहतर कानपुर आएगा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जैसे सारी की सारी भीड़ एक जगह जब इकट्ठा होने लगती है तो फिर उससे पब्लिक उकता जाती है। वही कानपुर के साथ ना हो, अच्छा कंटेंट आए, दमदार कंटेंट आए और अच्छे से कानपुर को दिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर। अच्छा मृदुल जी, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से, जैसे आपने भी कहा कि कानपुर को लोग बयां नहीं कर पा रहे हैं, गिने चुने कुछ शब्दों में वो बयां कर देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपको जो लेखक ऑलरेडी बैठे हैं मुंबई में, जो मुंबई में रहकर अपने जो दिमाग से सोचते हैं, अपने कलम से लिखते हैं, शायद वो कानपुर के नहीं हैं, इसलिए शायद वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं कानपुर के साथ? तो आपको नहीं लगता कि जैसे यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, तो यहाँ आप जैसे भी साहित्यकार बहुत सारे मौजूद हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जो लेखक हैं उनको मौका मिलना चाहिए ताकि असल कानपुर जो है वो असल कानपुर पृष्ठभूमि पर आ सके, पता चल सके लोगों को कि आखिर कानपुर है क्या? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा अनुराग जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं अभी अपने आप को साहित्यकार नहीं मानता हूँ। मैं अभी शायद लिखना सीख रहा हूँ, ढंग से सीख भी नहीं पाया हूँ, बहुत कुछ सीखना है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हर शहर का एक मिजाज होता है, एक खुशबू होती है एक मिट्टी की। आप उसको किसी बंद स्टूडियो में, किसी बड़े होटल में बैठ के नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए आपको वहां तक जाना होगा और वहां का सीखना होगा। अभी जो ट्रेड चल रहा है, आपको एक सब्जेक्ट दे दिया गया, एक थीम दे दी गई और आपको उस पर लिखना होता है, लेखक के ऊपर दबाव होता है। जब तक यहाँ से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए लेखक नहीं निकलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बेस, पूरा का पूरी आधारशिला लेखक ही होता है, जब तक तब तक वो हम सिर्फ कानपुर ही नहीं किसी भी स्थान को नहीं दिखा सकते हैं। आप किसी YouTube चैनल पे कानपुर को देख के या किसी शहर को देख के या आप किसी कहानी में पढ़ के आप उसको थोड़े पलों के लिए महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें पूरा का पूरा आप उसमें डूब नहीं सकते हैं जब तक आप वहां पे उसको अच्छे ढंग से समझ न सकें। तो मुझे लगता है कि अब ये बदलाव आ रहा है। जैसे अभी हमारी हनक आ रही है, इसके साथ साथ और भी मुझे पता है कई सारे प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है। तो मुझे लगता है जैसे अभी फिल्म सिटी की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, अगर ये हो गया तो मुझे लगता है कि एक बेहतर बदलाव होगा, और न सिर्फ कानपुर के लिए बल्कि पूरी हमारी हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए, हम जो ये 2 टियर सिटीज हैं इनको ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों तक ला सकेंगे और दिखा सकेंगे। मृदुल जी, बतौर लेखक जब आपने करियर शुरू किया तो आपके सामने कैसे कैसे समस्याएं मतलब आई? क्योंकि देखा जाए तो अमूमन जब हम किसी से कहते हैं कि हम अभिनेता हैं जी, तो आदमी तिरछी निगाह से देखता है, और कानपुर की अगर बात करें कानपुरिया स्टाइल में तो आदमी ये कह देता है, अच्छा गुरु तुम भी बनोगे क्या? या ये भी फेंक रहा है। या फिर अगर हम कहते हैं कि हम राइटर हैं तो लोग शायद उस नजरिए से देखते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि दीनहीन तरीके से, अरे यार ये क्या लिखेंगे, क्या लिखते होंगे। तो जब आप एज अ बतौर राइटर आप लिख रहे थे, आपने शुरुआत की करियर की, तो आपके सामने क्या समस्या आई, या फिर आपकी जो भाषा शैली थी उसको लोगों ने तुरंत हाथों हाथ दिया और शायद इसीलिए आज आप सफलता की ओर अग्रसर? मैं इसके लिए 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि हम जिस शहर में हैं ये साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे साहित्य की समझ वाले या इसके समझ वाले लोग कम है, या गहराई से कम लोग समझना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक शायद ही कोई कविता लिखी हो और शायद ही उसी लोगों ने पसंद किया, मैं कविताएं नहीं लिख पाता। पर मेरे बहुत सारे अधिकांश जो मेरे दोस्त हैं जो इससे नहीं जुड़े हुए, वो कहते हैं बहुत अच्छे कवि हैं। लेखक मतलब कवि, मैं उनको बताता हूँ मैं लेखक नहीं, मैं कवि हूँ। तो इस सोच के बीच में जब आप काम शुरू करते हैं लेखन का, आप अगर किसी के यहाँ जाइए शादी के लिए और अगर बताया जाए कि लड़का लेखक है या कवि है, तो मुझे लगता नहीं कि आपकी शादी होने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा हिंदी लेखकों के साथ सवाल ये रहा कि क्या आप अपनी कलम से अपना पेट भर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े लेखक आप देखिए, अगर निराला से लेके अभी तक आए और इसी की वजह से सारी जिंदगी संघर्ष करते रहे। उनके ऊपर सरस्वती की तो कृपा रही, लेकिन लक्ष्मी की कृपा नहीं हुई। बतौर लेखक मेरे सामने भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी, किताबों को पब्लिशिंग से लेके लोगों तक समझा पाना कि मैं भी लिखता हूँ। लेकिन अब अनुराग जी मैं बताऊं कि अब ये दौर नहीं रह गया। अब हिंदी लेखक का मतलब ये नहीं रह गया कि वो झोला टांग के कुर्ता पहन के चल दिया तो अपना घर नहीं चला सकता। आज कुमार विश्वास जैसे कवि हैं जो हिंदी में कविताएं करते हैं और एक एक शो के लाखों रुपए लेते हैं और लोग देते हैं।
मुझे उनको देख के अच्छा लगता है कि आज हिंदी इतनी समृद्ध हुई। समृद्ध क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने अंग्रेजी के लिबास के साथ साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोड़ दिया है, हिंदी को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आज आप अगर लेखक के तौर पे सोचते हैं तो हो सकता है आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन आपके पास धीरे धीरे करके विकल्प हैं। अब जब की मोबाइल या सूचना क्रांति आई, जो भी हम लोग बात भी कर रहे थे, इसके अगर साइड इफेक्ट हैं तो अच्छी चीजें भी हैं। आज की डेट में अगर आप अच्छे कंटेंट लिख सकते हो, कंटेंट है आपके पास, तो आपकी पहुंच भी है। लेकिन शुरुआत में आप तुरंत अगर ये ख्वाब देख के सोचते हैं कि आपने लिखना शुरू किया, आप बेस्टसेलर लेखक बन जाएंगे या लोग आपके हाथों हाथ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी में आज भी लाखों किताबें इंतजार में हैं पाठकों के कि उनके पन्ने पलटे जाएं। तो हर आदमी जो है अपने आप में अगर ये सोच के चलता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लंबा सफर है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है अगर आप अच्छा और मौलिक लिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप मौलिक लिख रहे हैं और सफलता मिलती है। लेकिन एक सबसे अहम बात जो आपने उठाई कि जैसा कि संचार युग है और संचार युग में बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो गई हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसा शायद गलत नहीं होगा कि लेखकों को प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स जारी हैं, चल रही हैं, वहाँ बहुत सारे लोग अपनी लेखन को प्रदर्शित भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो वेबसाइट्स हैं लेखकों का शोषण कर रही हैं या फिर उनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि कई बार ये भी होता है, जैसा कि हम फिल्म लाइन में अगर बात करें तो अगर आप अच्छे लेखक हैं, आपके पास अच्छा कंटेंट है, आप अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं, तो अमूमन प्रोडक्शन हाउसेस में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या क्रिएटिव टीम होती है, वो आपका कॉन्सेप्ट सुनने के बाद कॉन्सेप्ट चुरा लेते हैं या फिर बैक डेट पे जाके उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो ऐसे में एक जो राइटर है वो कैसे, संघर्षशील जो राइटर है वो कैसे अपने अस्तित्व को बचाए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझसे अक्सर ये लोग पूछते हैं। देखिए, वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको चुनना होगा कि आप किस वेबसाइट पे जा रहे हैं। जी। लाखों की संख्या में वेबसाइट है जो कंटेंट आपका पब्लिश कर रही है, लेकिन आपको देखना होगा, सबसे पहले तो देखना होगा उनकी रीच क्या है। 10, 20, 50, 100 लोग हैं या उनकी रीच अच्छी है। दूसरी बात, आप हर वेबसाइट की, जो भी अच्छी वेबसाइट है, उसकी अपनी एक कॉपीराइट पॉलिसी होगी। वो आपको पढ़ना और समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी कहानी या कोई भी विषय या कोई भी लेख आगे जाता है तो उस पर हो सकता है दूसरे द्वार आपकी सफलता के लिए खुले। लेकिन अगर आपने किसी वेबसाइट से या किसी उससे आपने पहले ही कॉपीराइट के संबंधों में आपने डील कर ली है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप सबसे पहले, जैसे आप शॉपिंग के लिए देखते हैं कि आप अच्छी वेबसाइट से शॉपिंग करें, ऐसे ही आप अपने कंटेंट को पब्लिश करने से पहले ये जरूर देखें कि वो अच्छी वेबसाइट हो, उसकी कॉपीराइट की पॉलिसी को पढ़ें, तभी आप उस पर आगे बढ़ें। मेरा तो यही मानना है। वैसे मृदुल जी, हर एक चीज के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर होते हैं किसी न किसी से। और मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा, हमारे साथ दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर मृदुल कपिल जो हैं, उनके साथ मृदुल कपिल लेखक कैसे जुड़ा? आखिर इतनी उम्दा जो आपने लेखन किए वो कैसे आप कर पाए? इंस्पिरेशन क्या रही है? अभी देखिए, मैं ये नहीं जानता, मैं अभी आज तक खुद भी नहीं समझ पाया कि क्यों। मैं नहीं कह सकता, हो सकता है मैंने, शायद जहां तक मुझे याद आता है, मैं जब पहली बार कॉलेज में मेरा ब्रेकअप हुआ था तब मैंने कहानी लिखी थी। बसंत पंचमी का दिन था, वो कहानी लिखी थी, उसको फिर फाड़ दिया मैंने। धीरे धीरे फिर जब मुझको लगा कि मैं खुद को व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, तब मैंने अपने आप को लिखना शुरू किया। और मैं आज भी बताऊं अनुराग जी, मैं कभी ऐसा नहीं लिखता हूँ कि मुझे लिखना है तो लिखना है। जब तक मुझे कुछ ऐसी घटना या कुछ जो मेरे अंदर मुझे आंदोलित नहीं करती है कि ये इस पे लिखना चाहिए, या किसी कहानी के लिए, कभी कभी होता है कि मैं कोई कहानी 3 से 4 घंटे में लिख देता हूँ और कभी कभी कोई कहानी 6 से 7 महीने भी ले लेती है। तो मुझे लगता है कि जब तक कोई भी ऐसी चीज, परिस्थिति, जब आपको इतना ज्यादा परेशान, खुश या कोई भी भावना आपके अंदर वो ले आए और तब आप कलम उठाते हैं तो कुछ बेहतर लिखने लगते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि मुझे अपने आप को व्यक्त करने के लिए माध्यम एक लेखनी का मिला और अब मेरे लिए एक जीवन का हिस्सा हो गया है। अगर मैं अब ना लिखूं तो शायद मेरे लिए रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी अच्छी बात आपने कही, एक इंस्पिरेशन, एक पैशन, शायद इसी को कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज यहाँ भी पूछूंगा आपसे मृदुल जी कि जब हम एक एज अ राइटर कुछ कहानी लिखते हैं या बतौर राइटर के तौर पे हम लिखने का सोचते हैं, तो कई बार ये होता है कि जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो घटित घटनाएं हमारे सामने हो रही, कई बार लेखक उससे इंस्पायर होकर उन घटनाओं को अपने हिसाब से, अपने मुताबिक उतारता है। और फिर किताबों में उतारना और एक बार फिल्म पर्दे पे उसको उतारना, इसमें क्या डिफरेंसेस और कितना आपको ये घटनाएं जो आसपास होती हैं ये कितना प्रभाव डालती हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस पे बताऊं कि अगर मैं पहले साहित्य की कहानियों की बात करूं तो साहित्य को हमेशा से समाज का आईना कहा जाता रहा है और हकीकत भी यही है। आप किसी भी बड़े लेखक को उठा के देखिए, जैसे मंटो मेरे फेवरेट लेखक है, मेरे पसंदीदा लेखक है, मैं उनको पढ़ता हूँ तो
सारी की सारी कहानियाँ, सारी के सारे घटनाक्रम, कथानक सब आसपास का ही है, कहीं बाहर का नहीं, बंटवारे का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो यही हम लोगों के साथ भी है, हम कहीं पात्र बाहर से नहीं लाते, किसी और ग्रह से नहीं आते। जो हम आप देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वही पात्र होते हैं, हमारी ही जिंदगी का हिस्सा होते हैं, हमारी जिंदगी का होगा, आपकी हिस्सा को, उन्हीं को हम अपने शब्द देते हैं, उन्हीं को हम 10 में परिवर्तित करते हैं। और जब कहानी आम आदमी से जुड़ी होती है तो उसको पाठक भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े होते हैं। अब अगर हम बात करें सिनेमा का, तो जैसे जो सिनेमा था पहले का पहले, आप कहेंगे फिक्शन यानी कि कल्पना पे बहुत अधिक आधारित था, लेकिन अब फिर से वक्त बदला। अब जो दर्शक हैं वो भी जो रियल लाइफ में जुड़ी हुई घटनाओं हैं उन पे आधारित जो फिल्में हैं उनको देखना पसंद कर रहे हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं कि अभी बीते साल बहुत बड़े बड़े से विषयों पे बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें आई, वो उतना अच्छा काम नहीं कर सकी, लेकिन बधाई हो जैसी बिल्कुल साधारण सी फिल्म, साधारण बजट की, आपके बीच की कहानी थी, इतना अधिक हिट हुई। तो मुझे लगता है कि जब आसपास की घटनाओं को पिरोया जाता है, वो भले ही कहानी के रूप में हो या फिल्म के रूप में हो या वेब सीरीज के रूप में हो, तो उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा मोहब्बत देते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब जैसे पीकू जैसी एक फिल्म थी, उसकी एक साधारण कहानी, बिल्कुल हमारे आम जीवन में कॉन्स्टिपेशन से परेशान एक बुजुर्ग की कहानी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन यहाँ पर हम आपसे और भी बातें करेंगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। तो दर्शकों, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का और मेरे साथ लगातार यहाँ पर जो लेखक मृदुल कपिल जी हैं वो आपसे रूबरू हैं और ब्रेक के बाद भी जल्द होंगे आपसे रूबरू। दिन रात करते हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह, समझते हैं आपकी समस्याओं को, देते हैं विकास को रफ्तार। ये हैं आपके अधिकारी। आइए जानते हैं उनको थोड़ा करीब से, देखते हैं उनकी निजी जिंदगी के रोचक पहलुओं को, क्योंकि ये हैं आपके अधिकारी। दोपहर 12:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है शख्सियत में, और शख्सियत की आज की कड़ी में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लेखक, स्वतंत्र पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट मृदुल कपिल जी। मृदुल जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक लेखक को आसपास की चीजें प्रभावित करती हैं, कैसे वो उन चीजों से प्रभावित होकर वो साधारण सी कहानी को पर्दे पर उतारता है। ऐसी ही कहानी मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो वास्तविकता से जुड़ी हुई है, जैसा कि हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक अभिव्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कानपुर को एक अलग पहचान दी, जिसने संपादक के रूप में प्रेस, अगर देखा जाए ज्वलंत एक जो मीडियम था जनता के बीच में, उन्होंने एक उसको अलग पहचान दी। आज आखिरकार जो एक वो कल्चर था, जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने शुरू किया था, वो खत्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो उनका प्रेस है वो भी खत्म हो रहा है। तो उसके लिए क्या सोचा है आपने, क्या विचार किया है कि जो यहाँ कानपुर के जो साहित्यकार हैं, क्या उनको जोड़ा जाएगा? जी, बहुत दिल को छूने वाला ये सवाल है। मैं आपसे इस पे 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। गणेश शंकर विद्यार्थी को मैं कानपुर का ब्रांड नेम मिस्टर मानता हूँ जी, और मेरे ख्याल से जो भी गणेश शंकर विद्यार्थी को जानता है वो इसको मानेगा। साथ ही साथ प्रताप अखबार की अगर हम बात करें तो प्रताप आजादी के जो सबसे बड़े कुछ हथियार थे उनमें से था। और अगर आज हम आज की कानपुर की पत्रकारिता की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर अखबारों के टाइटल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा है। बिल्कुल। और उस शहर में जहाँ प्रताप निकला हो और आज की डेट में 1000 अखबारों के टाइटल हो, शीर्षक हो, वहाँ जो गणेश शंकर जी का प्रेस था प्रताप, उसको नामो निशान मिटने के कगार पे है। वो प्रताप जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सारे के सारे लोग आए, और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तो वहां मिले ही थे, जो क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा अड्डा रहा। और मुझे लगता है कि कानपुर की जो सबसे अनमोल धरोहर है वो उस स्थान को होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि अगर आपकी गली का किसी पार्षद का भी जन्मदिन होता है या कोई भी आता है तो आपका पूरा शहर या पूरा मोहल्ला होर्डिंग से पट जाता है। बिल्कुल। आज आप प्रताप में जाके देखें तो आप उनकी बिल्डिंग पे आप 2x2 का बोर्ड नहीं मिलेगा, आप प्रताप बिल्डिंग नहीं पहचान पाएंगे जी। तो इसको लेके हम लोगों ने काम शुरू किया। हमने इसको लेके प्रयास कर रहे हैं लोगों तक जाने का कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जो प्रताप प्रेस अखबार था
उसके उस हिस्से को संरक्षित किया जाए और उसमें एक म्यूजियम बनाया जाए गणेश शंकर विद्यार्थी और जो इतनी महान आत्माएं क्रांतिकारियों की थी उनकी याद में। इसके लिए हमने शुरू किया, मैंने प्रशासन में हर स्तर पे प्रयास किया, बाकी प्रयास किए, पर ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम जनता के सामने हैं। अभी बीते गंगा मेला वाले उसमें हमने वहाँ पे स्टॉल लगाया और मैंने खुद लगभग 200 लोगों के उसमें जूते पॉलिश किए और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे जब तक ये बन नहीं जाता। और बस अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे ख्याल से जल्द होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को अपनी पहचान खोजनी चाहिए। बिल्कुल सही बात ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। जिन्होंने कानपुर को पहचान दी आज वो पहचान के मोहताज है। हाँ, अगर उनके बगल में, उनके नाम के बगल में अंग्रेजी शराब का ठेका खुल जाता है जी, तो ये हमारे लिए एक आईना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कैसा समाज चाह रहे हैं और कैसा सम्मान कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये शर्म की बात है। और आपको नहीं लगता कि जो पारिवारिक जन है गणेश शंकर विद्यार्थी के, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार वो भी अपने नाम के आगे विद्यार्थी लिखते हैं, तो विद्यार्थी जी की कम से कम धरोहर का तो सम्मान करें। देखिए, मुझे लगता है कि अपने नाम के सामने किसी का टाइटल लगा लेने से आपके अंदर उसका स्वभाव नहीं आ जाता है। दूसरा, हो सकता है उनकी अपनी कुछ व्यावसायिक और वो मजबूरियां रही हो, लेकिन मुझे लगता है एक व्यक्ति के तौर पे वो भी एक कानपुर के निवासी हैं, भले ही उनका सम्मान वो अपने पूर्वज के तौर पे ना करें, लेकिन एक कानपुर वासी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की निशानियां जो खत्म हो गई हैं उनको बनाने में फिर से सहयोग करें, ना कि उनको मिटाने में। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और दर्शकों, मैं भी चाहूंगा कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि एक क्रांतिकारी तो थे ही गणेश शंकर विद्यार्थी और एक ब्रांड एम्बेसडर भी थे। साहित्य की अगर बात करें तो उसकी भी रचनाकार, उसको भी पहचान दिलाने वाले, कानपुर की पहचान बनने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो आप उनकी इस मुहिम में मृदुल कपिल जी का पूरा साथ दें ताकि उनकी धरोहर को संरक्षित किया जा सके। मृदुल जी, एक सवाल और आपसे पूछूंगा। जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो सवाल ये बनता है कि आगे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो हमें देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलेंगे? देखिए, दिमाग में तो कई सारे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें भविष्य की गिरफ्त में हैं। जो अभी मुख्य चीज़ें दिख रही हैं मुझे, सबसे पहले तो मेरी पुस्तक जो बिकरू कांड पे ही आधारित है, मैं कानपुर वाला, ये दिसंबर से जनवरी के मध्य में आप लोगों के बीच आ जाएगी। उसके बाद हनक जो फिल्म है इस पे आधारित वो होगी। साथ साथ मेरी एक और किताब है मोहब्बत 24 कैरेट, उसमें 24 प्रेम कहानियां हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, प्रेम के अलग अलग स्वरूप दिखाते हुए वो है। और उसके बाद मैं चंद्रशेखर आजाद के एक उपन्यास लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को अभी तक वो स्थान नहीं मिला जो उनके होना चाहिए था। और चंद्रशेखर आजाद का भी कानपुर से बहुत गहरा और बहुत अटूट संबंध रहा है, तो उस पर काम कर रहा हूँ। आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ें आपके सामने होंगी। और कानपुर की घातक कथाएं पार्ट 2, जिसके लिए मेरे ऊपर बहुत दबाव है, ये भी 2022 तक आप लोगों के पास। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे कि ऐसी ही जो उम्दा रचनाएं हैं आपकी वो देखने को, सुनने को और मिले। और सबसे बड़ी बात ये जो आपकी फिल्म आने वाली है बिकरू कांड पर आधारित हनक, उसके लिए भी शुभकामनाएं एडवांस में आपको। पहले एक चीज़ और पूछूंगा जाते जाते, जैसा कि पूरा प्रकरण इस समय चल रहा है, अगर आप चैनलों पर देख रहे होंगे, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने फिल्म सिटी का निर्माण की बात कर दी। आपको क्या लगता है कि जब ग्रेटर नोएडा साइड में जब फिल्म सिटी का निर्माण होगा तो क्या कानपुर के जो देखा जाए जो यहाँ पे जो रचनात्मक कार्य करने वाले लोग हैं, अभिनेता हों, लेखक हों या जितने भी ये टैलेंटेड लोग हैं, क्या इनको वो मुकाम मिल पाएगा जिसकी तलाश में ये यहाँ से निकलकर मुंबई में स्ट्रगल करते हैं? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बस एक उनका जो, जैसे कानपुर और लखनऊ या फिर पूर्वांचल की तरफ के हम कलाकारों की बात करें, उनके लिए एक मुकाम हो जाएगा कि मुंबई के साथ साथ नोएडा में भी स्ट्रगल करने लगेंगे। हालात तब बदलेंगे जब इसके छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाएंगे, जैसे पूर्वांचल में है, अपने इस अवध क्षेत्र में है। जब ऐसा होगा तभी वहाँ की लोकल प्रतिभाएं जो हैं उनको सही स्थान मिल पाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ मुंबई के कल या परसों में मुंबई के डायरेक्टरों से बातचीत की थी, उनको अपने जो प्रदेश के हैं, जो प्रदेश के कलाकार हैं, जो वो हैं डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, उन पे भी भरोसा करना चाहिए, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। ये ना हो कि मुंबई का एक और केंद्र नोएडा में बन जाए। हमारा खुद का स्वाभिमान, हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए फिल्म सिटी में। और मुझे लगता है कि कानपुर और लखनऊ के बीच में एक फिल्म सिटी का निर्माण बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, जैसा कि मुझे लग रहा है कि इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, शायद उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि लखनऊ कानपुर के बीच, और कई जो एसोसिएशंस हैं जो कानपुर लखनऊ में बेस्ड हैं, कई कलाकार भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट, ये सभी सब यही मांग कर रहे हैं कि
यहाँ कानपुर और लखनऊ के बीच में बनना चाहिए ताकि रोजगार भी मिले। और या जो ज्यादातर बेल्ट है, अगर मुंबई की मैं बात करूं तो 80% अगर फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो शायद वो बेल्ट नॉर्थ की ही। और कानपुर लखनऊ के ज्यादातर राइटर और एक्टर्स ही हैं उनके। साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कि जैसे कानपुर है या ऐसे जो शहर है, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो जो कला है, फिल्म है, इसका जो बेस होता है, जो वो होती है, वो होता है रंगमंच। बिल्कुल। ये धीरे धीरे खत्म हो गया। खत्म होने के बहुत सारे कारण हैं, इनमें से एक प्रमुख कारण है थिएटर का ना होना, सही रंगशाला का ना होना। अगर आज हम कानपुर की ही बात करें तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा सरकारी वो नहीं है जिसपे हम जैसे कलाकार जाके अपना नाटक प्रदर्शित कर सकें, मंचित कर सकें। तो मुझे लगता है कि हर शहर में एक ऐसा कम से कम स्थल जहाँ होना चाहिए जहाँ पे प्रतिभाओं को निखार मिल सके। आज ये कंडीशन नहीं है कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए का आप थिएटर लेके नाटक करें, उसके बाद दर्शकों का आप इंतजार करें और उसके बाद उम्मीद करें कि हम बहुत कुछ अच्छा दे पाएंगे। फिल्म सिटी आप हजारों करोड़ लोगों की बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बाकी चीजों के साथ साथ थिएटर पे भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही, थिएटर पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो भटक जाते हैं, जो एक थीम भटक जाती है, लोगों की मन विचलित हो जाता है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। और एक चीज यहाँ पे एक सवाल बहुत अहम उठता है आपकी इस बात पे कि कानपुर की अगर मैं बात करूं, कानपुर में कई धनाढ्य लोग, कई उद्यमी हैं जिनका पैसा शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगता है सीधे जाके। तो आखिरकार वो अपने ही यहाँ कानपुर के जो कलाकार हैं उन पर भरोसा क्यों नहीं करते? आखिरकार जो थिएटर की आपने बात की वो स्ट्रगल करता नजर क्यों आता है? मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कानपुर का कि कानपुर में जब तक आप कानपुर के हो तब तक आपकी कदर नहीं है। मैं हो सकता है कटु बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है। गोपाल दास नीरज से लेके आप राजू श्रीवास्तव तक देख लीजिए, जब तक वो कानपुर में रहे तब तक उनकी वैल्यू नहीं रही। जब उनके ऊपर बंबई का या किसी बड़े शहर का ठप्पा लग गया, उसके बाद हम उनको हाथों हाथ लेने लगे। तो ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। शायद कानपुर के अंदर का कुछ वो है कि जब तक हमारे ऊपर एक बड़े शहर का या बड़े उसका ठप्पा नहीं लगता है तब तक हम उसको किसी काबिल समझते ही नहीं है। तो ये सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि जो कानपुर की प्रतिभा है, किसी भी शहर की प्रतिभा है, अगर हम उसको सही मुकाम या उसकी प्रतिभा को सही सम्मान उस शहर में ही दे दे तो बाहर भागे ही ना। और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा बाहर जाके जो करे उससे बहुत अच्छा वो अपने शहर में कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि राजू श्रीवास्तव जैसे कानपुर के हैं तो उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब उनके पास वो चीज है, वो काम है कि वो कानपुर के लिए सोच सकते हैं? क्या वो कानपुर के लिए नहीं सोच सकते? ये दूसरा दुर्भाग्य कानपुर का एक दुर्भाग्य ये अपनी प्रतिभाओं का ना पहचान पाना, और दूसरा ये कि जब प्रतिभाएं बाहर चली जाती है तो कानपुर को नहीं पहचान पाती। बिल्कुल नहीं। तो मैं ये चाहूंगा आपसे भी गुजारिश करूंगा कि भाई जो दुर्भाग्य है उसके तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जैसे आप प्रयास कर रहे हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी लिखी हुई जो लेखन के तौर पे जिस तरीके से आप कहानियां लिख रहे हैं, फिल्में लिख रहे हैं, तो क्या आप कोशिश करेंगे कि उन फिल्मों को किसी तरीके से कानपुर में लाया जाए, शूटिंग यहाँ की जाए ताकि यहाँ के जो कलाकार हैं, जो राइटर हैं, जो लोग हैं, उनको मौका मिले? मैं सिर्फ आपको इसके लिए एक बात कहूंगा कि कानपुर मेरे से सिर्फ एक शहर नहीं है, ये मेरे वजूद का, मेरी रूह का हिस्सा है। तो मैं इसके लिए अपने माध्यम से जितना बेहतर और जिस लायक भी हूँ कर सका वो जरूर करूंगा। और मुझे लगता है कि जब कानपुर बढ़ेगा, जब यहाँ के हमारे साथी बढ़ेंगे, तो मुझे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप खुद ही पहुंच जाऊंगा। बहुत खूब बात कही आपने। और दर्शकों आपको भी बता दूं कि जो प्रतिभा होती है वो कभी छुप नहीं सकती है। बादल कितने भी गहरे हों, सूर्य का प्रकाश उन बादलों को चीर के सामने आ ही जाता है। तो मृदुल जी ने भी वही बात कही है। मृदुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, और आपको एडवांस में शुभकामनाएं आपके आने वाली फिल्म के लिए, आपके आने वाले किताबों के लिए। आप यूं ही लोगों का मनोरंजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो दर्शकों आज हमारे साथ इस कड़ी में खास रूप से मृदुल कपिल जी यहाँ पर मौजूद रहे। एक लेखक तो हैं ही और एक उम्दा इंसान भी हैं जो समाज से प्रभावित होते हैं और समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगली कड़ी में किसी नए चेहरे, नई शख्सियत के साथ हम जल्द होंगे आपसे रूबरू। तब तक देखते रहिए आप जेएमडी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।